मुल्क के सबसे बड़े सानहे की सबसे बड़ी अदालत में समाअत। APS सानहा असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान पेश हुए। अदालत उज़्मा ने तमाम जिम्मेदारान और गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। 4 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ये भी कह दिया कि अमल दरामद रिपोर्ट वज़ीर आज़म की दस्तखत शुदा होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत को शहदा के वालिदैन का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत भी कर दी। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 7 साल पहले रुनवा होने वाले साने पर असखुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब किया गया। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? असखुद नोटिस केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा, 7 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। तमाम अफसरान गार्ड ऑफ ऑनर लेकर रिटायर हो गए। अपने लोगों की तहफ्फुज की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है? बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। कब क्या सानहा हो जाए किसी को इल्म नहीं, सब अल्लाह के आसरे पर है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, इस केस में लोगों को फांसियां हुई हैं। बहुत आसान था कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते। उस वक्त के वजीर आजम, आर्मी चीफ और DGISI पर मुकदमा नहीं हो सकता। इंक्वायरी रिपोर्ट में इनके खिलाफ कोई फाइंडिंग ही नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, लोगों को पता तो चले कि जिम्मेदार कौन है। कुछ न कुछ कार्रवाई तो आखिर होनी ही चाहिए। किसी के खिलाफ कुछ मिलता है तो कार्रवाई करें। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, ये मुमकिन नहीं कि दहशत गर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। हुकूमत को देखना होगा कि सानहे के पीछे क्या मुहर्रिकात थे। समझते हैं सानहा उस वक्त की हुकूमत की नाकामी थी। तयन करें कि अदालती हुक्म में शामिल नामों में से किसकी क्या जिम्मेदारी थी। जिसकी भी गफलत साबित हो, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत के बुलाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान पेश हुए तो तमाम जिम्मेदारान और गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। ये हुक्म भी दिया कि अमल दरामद रिपोर्ट वज़ीर आज़म की दस्तखत शुदा होनी चाहिए। अदालत ने हिदायत की कि शोधा के लवाहिकीन का मौक़िफ़ भी सुना जाए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वज़ीर आज़म और जज साहिबान के दरमियान तवील मुकालमा हुआ। बात अफगान जंग के पस मंज़र पर पहुंची तो काजी अमीन ने वज़ीर आज़म को टोक दिया। कहा, सादुकी में 9 पुलिस एहलकार कत्ल हुए, बतौर वज़ीर आज़म आपने क्या किया? वज़ीर आज़म ने कहा, बुलाया है तो बोलने का मौका भी दें। हम नेशनल एक्शन प्लान को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। सानहा APS असखुद नोटिस केस, वज़ीर आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। इमरान खान और जजेस के दरमियान तवील मुकालमा हुआ। इमरान खान ने अफगान जंग का पस मंज़र बताने की कोशिश की तो जस्टिस काजी अमीन ने टोक दिया। कहा, असल नुक्ते पर आए, ये बताएं, सादुकी में 9 पुलिस एहलकार कत्ल हुए, बतौर वज़ीर आज़म आपने क्या किया? इमरान खान ने जवाब दिया, मुझे बुलाया है तो अब बोलने का मौका भी दें। हम नेशनल एक्शन प्लान को मजीद बेहतर कर रहे हैं। दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, अब इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग हो रही है। कई बड़े हमलों से मुल्क को बचाया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम अब भी महफूज नहीं हैं? आपकी बातों से लगता है कि मजीद हमले होंगे। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, जब तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होता, अमन व अमान का मसला बरकरार रहेगा। जस्टिस काजी अमीन ने कलअदम TTP का नाम लिए बगैर कहा, हम दुनिया की 6ठी बड़ी फौज हैं, क्या हम फिर मुज़ाकरात करके सरेंडर कर रहे हैं? जस्टिस काजी अमीन ने कहा, मजलूम का साथ तो यही है कि जालिम के खिलाफ कार्रवाई हो। जमहूरियत में मुआफ़ी नहीं होती, इस्तीफ़ा आता है। उस वक्त के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होते तो उनसे अच्छे आ सकते थे। क्या असल मुल्ज़िमान तक पहुँचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि समझते हैं सानहा APS उस वक्त की हुकूमत की नाकामी थी। अवाम के सामने कम अज़ कम यही आ जाए कि गफलत का मुर्तकिब कौन हुआ था। ये सबसे बड़ी FIR होगी। खतरे की कोई बात नहीं, ना ही कोई गेम शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने साफ साफ बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानिया APS के तमाम जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, वज़ीर आज़म ने अदालत को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। सानिया APS से मुतालिक रिपोर्ट 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। आज एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह साबित किया कि वो
कानून और अदालतों के एहतराम के लिए किस कदर आगे जाते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सानिया APS के वक्त नून लीग बरसरे इख्तिदार थी, जिम्मेदारी उन पर डाल सकते थे। नवाज शरीफ, आर्मी चीफ और वजीर दाखिला से इस्तीफा मांग सकते थे, लेकिन इख्तिलाफात भुलाकर सबको मुत्तहिद किया, नेशनल एक्शन प्लान का मुश्तरका फैसला किया। जो स्टेप्स लिए गए हैं, हमने एलिमिनेट कर दिया टेररिज्म को पाकिस्तान से। इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, जो मेन हैंडलर्स थे वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। वो कमीशन की रिपोर्ट भी है, 4 हफ्ते में हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी कह दिया, होगा वही जो कानून और आइन के मुताबिक होगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया, खा उसमें वजीर दाखिला हो, खा उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, खा उसमें जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब। कोर्ट ये कहती है कि नवाज शरीफ को लाना मतलूब है, तो 24 घंटे के अंदर वजारत दाखिला उनको परमिशन और पासपोर्ट देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो पाकिस्तान है। शेख रशीद का कहना है, खतरे की कोई बात नहीं, ना ही कोई गेम शुरू हो रही है, गेम सिर्फ इमरान खान की है। उनकी हुकूमत कामयाब रहेगी, 5 साल पूरे करेगी। सानिया APS से मुताल्लिक़ अदालती हुक्म से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह क्यों नहीं किया, अटॉर्नी जनरल ने बता दिया। समा के नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल को खुसूसी इंटरव्यू में खालिद जावेद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म पहले ही हिदायत जारी कर चुके थे कि जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन होगा। जिन शख्सियात का जिक्र है उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं बनती। अदालत से गाइडलाइन चाहते हैं कि कार्रवाई आगे कैसे बढ़ाई जाए। ये रिपोर्ट सामने आई तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पढ़ने के बाद ब्रीफ किया था, और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो भी कानून के मुताबिक जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें किसी को डिफेंड भी नहीं करना है, लेकिन अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उनको हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं करना है। हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन तमाम शख्सियात में से किसी की जिम्मेदारी नहीं है, एटलीस्ट जो फाइंडिंग आई है कमीशन की, और उसके मुताबिक ना FIR दर्ज हो सकती है और ना कोई दूसरा क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। और प्राइम मिनिस्टर को मैंने ये वाला जो लास्ट ऑर्डर इसलिए स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले इंस्ट्रक्शन दे दी थी, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में जब हम इस नतीजे पे पहुँचे तो आज हमने कोर्ट के सामने वो स्टेटमेंट, कोर्ट ने कहा था कि मैं एज अटॉर्नी जनरल दूँ, और मैंने कोर्ट के सामने वही चीज़ रखी कि ये रिपोर्ट मौजूद है। हमने ये रिपोर्ट पब्लिक भी कर दी थी, इसमें एक माइकस भी मौजूद हैं, वो भी अगर पढ़ के कोई भी पैराग्राफ जो इम्प्लीमेंट ना हुआ हो या जिसमें किसी की जिम्मेदारी आयद की गई हो और उनके खिलाफ एक्शन ना लिया गया हो, तो वो हमने अभी भी हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अब हम खुद सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई चाहते हैं ताकि इन वालिदैन की तकलीफ अगर ज़रा सी भी कम हो सके, तो फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है उसके लिए। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के वालिदैन कहते हैं वो चीफ जस्टिस के इक़दामात से मुतमईन हैं, वो उनके दुख को समझते हैं। समा से गुफ्तगू में वालिदैन का क्या कहना था, हम आपको दिखाते हैं। हम चीफ जस्टिस के जो सारे रिमार्क्स है, उनका जो बिहेवियर है, उससे तो हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि वो हमारे दुख को समझते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो ज़रूर हमें इंसाफ देंगे। देखिए, इमरान खान से तो हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, इससे कि ये दावे और ये वादे जो हैं उन्होंने 7 साल पहले भी हमसे किए थे जब हमारे बच्चे शहीद हुए थे। जो सहूलतकार हैं, मतलब ये है कि जिन्होंने ये अटैक किया, जिन्होंने स्कूल के लिए रास्ता दिया है, शामिल, गाफिल, कातिल, इन तीनों को अदालत के कटघरे में लाया जाए और उनको सख्त सज़ा दी जाए। अदालत तो इस सानिया का कभी नहीं हो सकता इस ज़िंदगी में, लेकिन इत्मीनान ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसमें से जो जिम्मेदार है उसको अगर सज़ा मिलती है, या जिन्होंने नेग्लिजेंस किया है, या जिस तरीके से भी उस जानके में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट रही है, तो यकीनन मुझे और पूरे पेरेंट्स को इससे इत्मीनान ज़रूर मिलेगा। अदालत से हमें इंसाफ की तवक्को थी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम काजी की अदालत में इसलिए पहुँचे, और अगर काजी की अदालत से भी इंसाफ ना मिले तो फिर एक और काजी है जो सबसे ऊपर है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने सानिया APS को हुकूमत के लिए इम्तहान करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह का कहना है कि रियासत पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। MKM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि इमरान खान खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, जो एक अच्छी मिसाल कायम की है। मरियम औरंगजेब और ख्वाजा आसिफ ने भी समा से गुफ्तगू में अपनी आरा पेश की, सुनते हैं।
ये हुकूमत का इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वाज़ेह हदायत दी है कि जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हाल ही में एक नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग हुई, उससे जो मैसेजिंग आ रही है वो मुख्तलिफ आ रही है। हम चाहते हैं कि जिसने भी रियासत पर हमला किया और जब भी किया, अगर 20 साल पहले भी किसी ने रियासत पर हमला किया है तो उसकी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अगर कोई इरादा किया है कि उनके मुरसा का जो है वो उनको उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं उनको एड्रेस करेंगे तो ये अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि कौन के ऊपर ये कर्ज है। पूरे मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अगेन एग्जाम्पल सेट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलाया वो खुद चल कर गए, ये बड़ा इक़दाम है और वज़ीर-ए-आज़म ने यही कहा कि जो हुक्म होगा मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट को उसका हरसरफरत किया जाएगा। बड़ा इजलास मौखर, अब राब्ते होंगे, तफसीलात कुछ ही देर बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन प्रोपेगेंडा कर रहा है। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि माफियाज कभी तब्दीली नहीं चाहेंगे। 1970 के बाद जितनी इलेक्शंस हुई हैं सारी कंट्रोवर्शियल हुई हैं। सबको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में क्या होता है। वीडियो क्लिप्स दिखाई गई, टेबल पे बैठे और ऐसे ऐसे नोट डाले जा रहे हैं बैग्स में, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऐसे ऐसे नोट डाल रहे हैं अपने बैग्स के अंदर। ना इलेक्शन कमीशन कुछ करती है, ना गवर्नमेंट कुछ करती है। किसने अपोज किया? सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने और इलेक्शन कमीशन ने। ईवीएम मशीन से क्या होना है? जैसे इलेक्शन खत्म हो सीधा रिजल्ट आ गया। बार बार ऑपोजिशन को कहते रहे कि आए बताएं कोई बेहतर तरीका क्या है, क्योंकि शोर तो आपने मचाया हुआ 2018 की इलेक्शन धांधली हुई है। बताएं तजवीज क्या है? 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की ना कोशिश की। मकसद इनका चेंज नहीं है, ये एक पुराने सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम की पैदावार है और ये चेंज नहीं आने देंगे। ये चेंज हमने लेके आना है। सारी इलेक्शन 50 साल से कंट्रोवर्शियल है। एक गवर्नमेंट वो लेके आ रही है ईवीएम मशीन, इसमें हमें क्या फायदा? ये बड़ी सोच समझ के हम लेके आए थे कि इससे सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। किसने अपोज किया? सारी ऑपोजिशन ने। और फिर इलेक्शन कमीशन का क्या काम था? वो इसके खिलाफ शुरू हो गया प्रोपेगेंडा करना। आपका मुकाबला माफिया से है, ये चेंज नहीं आने देंगे क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मुअख्खर कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते, ये मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा हो। इजलास मुअख्खर होने की इत्तला से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरकान से कहा था कि वो मुश्तरका इजलास में शिरकत को जिहाद समझे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से खिताब। कहा इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के लिए अहम तरीन है। मुश्तरका इजलास में शिरकत को जिहाद के मुतरादिफ करार दिया। मैं सबको चाहता हूँ कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फ़ायदा है, ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के कुछ ही देर बाद इत्तला आई कि जुमेरात की सुबह तलब किया गया पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, इससे पीछे नहीं हट सकते। नेक नियति से इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से फिर राब्ता करने का कहा है। और ऐसे में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कि अभी खान साहब तकरीर कर रहे थे कि कल इजलास में जिहाद समझकर वोट करें। क्या कौम पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? वैसे तो कौम सब जानती है, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने की वजह हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी का खदशा बना है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को दी गई खुफिया रिपोर्ट में बताया गया था कि 20 से 25 अरकान के गैर हाजिर होने का इम्कान है, जिनमें PTI और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शामिल हैं। पार्लियामेंट में हुकूमत और इत्तेहादी अरकान की तादाद 213 है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़ोहराने में 203 अरकान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नईम अशरफ भट्ट की इस रिपोर्ट में।
पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान की गैर हाजिरी की कोशिश करते करते हुकूमत को अपने अरकान की हाजिरी का मसला पड़ गया और यही मसला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को मौखर करने की बुनियाद बना। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गैर हाजिर हो सकते हैं, जिनमें PTI के 15 जबकि इत्तेहादियों के भी 5 से ज़ायद अरकान शामिल हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती अरकान को दिए गए ज़ोहराने में तो हाजिरी बेहतर रही, जो कि 203 अरकान की थी। ताहम हुकूमत की मजमूई तादाद 213 अरकान की है, जबकि हुकूमत को अपोजिशन पर सिर्फ 9 अरकान की बरतरी हासिल है। दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से भी अपने अरकान पूरे करने की भरपूर कोशिश की गई, जिसकी वजह से हुकूमत को पहली मरतबा अपोजिशन के अरकान तोड़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़राए का कहना है कि इस सूरत हाल की वजह से इजलास को मौखर करने में ही आफियत समझी गई। नेमिश भट्ट, समा, लाहौर। हुकूमत की अहम इत्तेहादी MQM ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का कर दिया है इजहार। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए बताया है कि हमारे सवालों के जवाब पहले भी नहीं मिले थे और आज वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो सके। जब वज़ीर आज़म साहब ने दोपहर में खाने पे बुलाया था, हमने उनकी कोर कमेटी जो थी उनके साथ बड़े इज्जत एहतराम के साथ अर्ज किया कि EVM के हवाले से चंद सवाल ऐसे हैं जो जिसके जवाब मिल नहीं पाए और हमारी अपनी रिजर्वेशन भी है। और रिजर्वेशन क्यों है नदीम भाई, आपके लिए में कि 2018 को मेरा ख्याल है कि जो रात को 8 केस बैठ गया था और MQM को 300 वोट से लेकर 3005 ऐसी सीटें थी जो 300 से लेकर 3000 वोट तक MQM को हरा दिया गया था। तो हमारी अपनी रिजर्वेशन इस पे मौजूद है। हमने कहा हमें पता होना चाहिए कि इन सवालात के जवाब क्या है। और इसके बाद हमने साथ साथ अर्ज भी ये की कि बेहतर ये होगा कि अगर ज्वाइंट सेशन जो पार्लियामेंट का इसको मौखर कर दिया जाए। और बड़े मैच से पहले कौमी टीम की ICC क्रिकेट अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस जारी है। इस वक्त समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा वहाँ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी कादिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ICC क्रिकेट अकेडमी में मौजूद हूं, जहां पर पाकिस्तान की टीम इस वक्त ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रही है, भरपूर हिस्सा ले रही है। लड़के जो हैं वो कल जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सेमीफाइनल होने जा रहा है उसको जीतने के लिए बेताब दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस वक्त नेट प्रैक्टिस में अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की, तो शाहीन भी प्रवास करने के लिए तैयार है और हारिस रऊफ भी जो है उनके साथ बड़ी जोड़ तोड़ की बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरन फ्लेंडर जो है वो काफ़ी खसूसी तवज्जो दे रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी पर, हारिस रऊफ पर और बिलखसूस हसन अली पर। उसके बाद अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग कंसल्टेंट जो है वो मैथ्यू हेडन, वो भी काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं फ़खर जमान पर, मोहम्मद हफीज़ पर, शुएब मलिक पर, बाबर आजम और रिजवान पर, चूँकि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं और पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस इनमें से इनके प्लेयर में से किसी एक का क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। तो कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले आएंगे और इंशाल्लाह सेमीफाइनल जीतकर फाइनल मुकाबले में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे और फाइनल मुकाबला भी जीतकर कप पाकिस्तान लेकर आएंगे। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले आ रहे हैं। दोनों टीमों के कप्तानों के तगड़े खिलाड़ी कौन कौन से हैं, इस सिलसिले में हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल कौन खेलेगा, कैंगरूज या शाहीन? बड़े मैच में पाकिस्तान का इनफॉर्म ओपनिंग पेयर टीम को मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। वर्ल्ड कप की 5 इनिंग्स में बाबर आजम 4 सेंचुरियां बना चुके हैं, 66 की औसत है और 128 का स्ट्राइक रेट। सुपरमैन रिजवान 2 सेंचुरियों की मदद से आलमी कप में 214 रन स्कोर कर चुके हैं। एवरेज 71 रन की इनिंग्स है, जबकि स्ट्राइक रेट रहा है 127। पाकिस्तानी इनिंग्स को फिनिशिंग टच देते हैं शुएब मलिक। सीनियर क्रिकेटर वर्ल्ड कप में 186 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। फैसला कुन मैच में पाकिस्तानी बैटिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम ज़ैम्पा बन सकते हैं। लेग ब्रेक बॉलर वर्ल्ड कप में 11 शिकार कर चुके हैं और इकोनॉमी रेट 6 रन फी ओवर से भी कम है। इसी तरह हेजलवुड वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के दूसरे कामयाब तरीन बॉलर हैं। 5 इनिंग्स में 8 शिकार कर रखे हैं और बॉलिंग औसत है 13.75। कैंगरूज के लिए इनिंग्स का आगाज करेगी वार्नर और पिंच की खतरनाक जोड़ी डेविड वार्नर। वर्ल्ड कप की 5 इनिंग्स में 187 रन बना चुके हैं, 46 की औसत है और 145 का स्ट्राइक रेट।
इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिंच वर्ल्ड कप में 120 के स्ट्राइक रेट मगर सिर्फ 26 की औसत से बैटिंग कर रहे हैं और अब तक कोई भी 50 ये नहीं बना सके हैं। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग लाइन को स्टीव स्मिथ का मजबूत सहारा भी ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है। स्मिथ को आलमी इवेंट में खुलकर परफॉर्म करने का मौका अब तक नहीं मिला है। 3 इनिंग्स में बैटिंग एवरेज 32 रन का है। आलमी इवेंट में पाकिस्तान के कामयाब तरीन बॉलर हारिस रऊफ 5 मैचेस में 8 शिकार कर चुके हैं। इकोनॉमी रेट 7 रन फी ओवर से भी कम है, जबकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जितवाने वाले शाहीन शाह आफरीदी की इवेंट में अब तक सिर्फ 6 विकेटें हैं। औसत 22.33 है और इकोनॉमी रेट भी खासा मुतासिरकुन। कैप्टन का मवाजना किया शाहिद आफरीदी ने, कहा बाबर और कोहली की अपनी अपनी क्लास है, मगर आज का बाबर कोहली से ऊपर है। दोनों की अपनी क्लास है, दोनों ने अपनी परफॉर्मेंसेस करके दिखाया है और मेरे ख्याल में बाबर जो इस वक्त बाबर आजम, अगर पहले का बाबर आजम और इस वक्त के बाबर आजम में पूछेंगे तो वाकई फ़र्क है। एक तो एज अ कैप्टन, एज अ लीडर उसने एग्जांपल सेट की है, खुद परफॉर्म कर रहा है और टीम को जेल करके लेके चल के सेमीफाइनल स्टेज पे लेके आया है। तो इस वक्त हम बाबर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे विराट से। दोनों बराबर के हैं। हाई स्कोर अगर होगा भी तो वो 160 प्लस कुछ 170 तक ही होगा जो अच्छी बैटिंग होगी। इसलिए कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पिनर्स को यहाँ पे जो है वो हेल्प जैसी भी बने स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो वो मिडिल वाली जो ओवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुनियादों पर जिन्स बदलने का रुझान तेज़ होता जा रहा है। 3 साल के दौरान 29,000 के करीब अफराद ने जिन्स तब्दील कराई। वजारत दाखिला ने सेनेट में सब बता दिया। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, मेयारी जिंदगी की ख्वाहिशात या फिर कुछ और, जिन्स बदल कर खातून का मर्द और मर्द का खातून बनने का रुझान बढ़ने लगा। मुल्क में 3 साल के दौरान 28,723 अफराद ने तिब्बी बुनियादों पर जिन्स तब्दील करवा ली। वजारत दाखिला ने सेनेट के वक्फा सवालात में आदाद शुमार पेश कर दिए। जिन्स तब्दील करवाने वालों में मर्दों की तादाद खवातीन से ज्यादा। 3 साल के दौरान 16,500 से ज्यादा मर्द खवातीन बन गए तो 9 हज़रात ने मर्द से ख्वाजा बनने को तरजीह दी, जबकि 12,154 औरतें जिन्स बदल कर मर्द बन गयी। बदलती सोचों में जिनसी अक़लियत भी किसी से पीछे कहाँ। मेडिकल बुनियादों पर अपना जेंडर बदलने में 30 ट्रांसजेंडर्स भी शामिल। 9 ख्वाजा तिब्बी सहूलत से मुस्तफीद होकर खवातीन में तब्दील तो 21 ट्रांसजेंडर जिन्स बदल कर मर्द बन गए। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद चीनी की मसनूई महंगाई का ड्रॉप सीन हो गया। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो होलसेल कीमत 104 रुपए हो गई। डीलर्स का कहना है जल्द ही चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो से कम हो जाएगी। यानी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन वाकई काम कर गया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।